गृह जनपद में योगी, जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ के वैश्विक प्रदेय पर आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है और 3 दिन चलने वाली संगोष्ठी का उद्घाटन विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन डीपी सिंह भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय में 3 दिन तक चलने वाली संगोष्ठी की पूरी अवधारणा को 6 खंडों में विभाजित किया गया है और इसके अंतर्गत 35 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। ज्ञान विज्ञान की औपचारिकताओं से ऊपर उठ करके अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास बोध से भी जुड़ सके, इस दृष्टि से इस प्रकार की संगोष्ठी आज की आवश्यकता है। और इसलिए हम सब ने प्रयास किया है कि हर एक विश्वविद्यालय जहां पर भी स्थित है वो विश्वविद्यालय उसके आसपास से जुड़े हुए वहां की परंपरा, वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन ऐतिहासिक पक्षों को अपने साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सके। तो वहीं इससे पहले लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया और इस अवसर पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी मौजूद रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि भारत वीरों की धरती है, यहाँ पर महान वीरांगनाओं ने भी देश की आजादी में अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बलिदान से हमको आजादी मिली है। देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो क्रांति की ज्वाला जली थी, बुंदेलखंड ने भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई इस पूरे स्वातंत्र समर को नेतृत्व दे रहे थे और 1857 में इन्होंने विजयश्री भी प्राप्त की। लेकिन जैसे कि होता ही है कि घर का भेदिया ही अंततः हम सब का दुश्मन रहा है और यही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में श्रीलंका स्थित सीता एलिया के पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि माता सीता को रावण ने श्रीलंका में इसी जगह पर बंदी बनाकर रखा था। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है और ये बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए श्रीलंका स्थित सीता एलिया के पत्थर का इस्तेमाल भारत और श्रीलंका के संबंधों की मजबूती का स्तंभ बनेगा। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा को, आपको बता दें कि उच्चायुक्त की मौजूदगी में म्यूरापति अम्मान मंदिर में पत्थर सौंपा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ताज नगरी आगरा पहुंचे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने योगी सरकार के 4 साल में किए गए कार्यों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होकर उत्तम प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 4 साल में सरकार ने यूपी के विश्व पटल पर रखा है, यूपी को विश्व पटल पर रखा है और योगी सरकार की तारीफ करते हुए दिनेश शर्मा ने भी कहा कि आगरा से लेकर पूर्वांचल तक विकास दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष के 90% जो प्रदेश हैं उनसे कम रेट पे डीजल और पेट्रोल है, लेकिन उसमें और दाम की कमी हो इसके लिए केंद्र सरकार अपनी कार्य योजना को तैयार करने में लगी है। लेकिन मैं महंगाई का जहां तक आप बात करते हैं, आज महंगाई उत्तर प्रदेश में नियंत्रण, हम गैस का सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, हम जो है शौचालय का निर्माण मुफ्त में कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के आवास और प्रधानमंत्री के ग्रामीण शहरी से आवास मुफ्त में दे रहे हैं, हम जो है आज जो शहरों में तमाम प्रकार का आज ऋण को हम 36,000 करोड़ का माफ कर रहे हैं।
आगरा के फतेहाबाद प्रतापपुरा गांव में हुई जहरीली गैस से पीड़ित परिवार से मिलने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे और इस दौरान उनके साथ फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर और विधायक जितेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सेफ्टी टैंक में डूबने के बाद से 5 लोगों की मौत हो गई थी। सजदे में झुका सर, जी हां, कोरोना काल के बाद ताजमहल में 1 साल के अंतर के बाद नमाज के लिए लोगों को अब प्रवेश मिला है। शुक्रवार को दोपहर की नमाज के लिए ताजमहल खोला गया और लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी और मुल्क में अमन चैन और दुनिया से कोरोना के खात्मे की दुआ की गई। ताजमहल में नमाज के लिए 106 लोग पहुंचे। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी गेट पर रजिस्टर में उनकी एंट्री भी की गई। आपको बताते चलें कि लोग सीधा गेट से प्रवेश चाहते थे, लेकिन केंद्रीय CISF ने उन्हें डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया। सपा का मिशन 2022, जी हां, सपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने योगी सरकार के खिलाफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन दिया है। नेता विरोधी दल राम गोविंद सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। नेताओं का आरोप है कि योगी सरकार आजम खान पर अनर्गल धाराओं में बेवजह मुकदमा दायर कर रही है। राज्यपाल से पार्टी नेताओं की भेंट के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी साहब पर निशाना था। अखिलेश योगी सरकार पर 4 साल में सिर्फ नाम बदलने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि सपाइयों ने आजम खान के समर्थन में साइकिल यात्रा निकाली थी, जो 12 मार्च को रामपुर से शुरू होकर 19 मार्च को लखनऊ में खत्म हुई। वो 4 साल में झूठ का प्रचार और भारतीय जनता पार्टी का विजन केवल टेलीविजन है, उसके अलावा कोई विजन उनका नहीं है। न उनका रोड मैप है, न कोई ब्लूप्रिंट बनाया उन्होंने, न कोई नए आइडियाज के साथ उत्तर प्रदेश का विकास किया हो। ये जितनी भी मेट्रो आज जमीन पर चल रही है, चाहे नोएडा, दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में, आपकी लखनऊ में, कानपुर में, ये सभी की सभी मेट्रो समाजवादी सरकार में प्रस्तावित और शुरुआत की गई मेट्रो हैं। अगर वो आज जो वेंकैया नायडू हैं, उस समय वो मंत्री थे, क्या वेंकैया नायडू भी गलत बोल सकते हैं? उस मंच पे भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी जो सांसद थे, वेंकैया नायडू जो उस समय मंत्री थे, तो इसका मतलब वो शिलान्यास करने आए थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी शिलान्यास करना। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके काम को डिले करते हैं, खराब करते हैं और काम अच्छा न हो उसके लिए काम करते हैं। शाहजहांपुर के खोटार स्थित गुटैया में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान और पंजाबी गायकर उपेंद्र सिंह हांडा के साथ कई किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं इस किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और किसान आंदोलन को समर्थन भी दिया गया। किसानों को संबोधित करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ जो छल कपट की राजनीति कर रही है, उसे अब किसान समझ चुका है। बीजेपी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर बताते हुए श्री राम के आदर्शों पर चलने की उन्होंने हिदायत दी। तो ये तो सरकार की जो हठधर्मी है, जो सरकार का ये रवैया है इस तरह का किसानों के प्रति, तो उसमें किसान तो पंचायत ही करेंगे, विरोध तो जतावेंगे अपना। आज खेती घाटे का सौदा हो रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं यही तो बात है भाई, किसानों को भी आमदनी हो कुछ। आज किसान भी थोड़ा सा उभरे इस महंगाई के दौर में, तो और तुम्हारा कोई राजनीति वो नहीं है, कुछ नहीं। तो हम तो यही चाह रहे भाई, सरकार बात करे। यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल लखनऊ हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन और आरक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने साफ किया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी, बल्कि 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए। तो ये कहीं ना कहीं पिछले जो आरक्षण रहे हैं उसमें कुछ न कुछ खामियां रही हैं, और जो ये हाईकोर्ट से आदेश कराया गया है वो सरकार द्वारा तमाम सारी चीज़ों को माननीय न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया। और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर
कि हम लोगों ने जो बात रखी है वो पूरी बात रखी है, और 95 से लेकर के अब तक जिन जिन श्रेणी में आरक्षण मिल चुका है जिन ग्राम पंचायतों को, उनको रखा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक कर देगा। हरदोई के आरटीओ कार्यालय में आरटीआई को सरेआम परिसर में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आपको बता दें कि मामूली सी बात से नाराज होकर दबंगों ने परिसर में उत्पात मचाते हुए जमकर पिटाई की। इस दौरान कार्यालय में मौजूद लोग मुख्य दर्शक बने रहे। इस पूरे मामले में पीड़ित ने अज्ञात हमलावरों पर सरेआम पिटाई की शिकायत एसपी से की है। इस पूरे मामले की जांच की गई और आरआई की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद से एसपी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मिर्जापुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर कहा कि काम दमदार है, लेकिन दम निकाल दे रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ने का इरादा जताया और कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव से बात हो रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गांव में घुसने की हिम्मत बीजेपी विधायकों की नहीं है। इसके लिए किसान बिल पास किया गया है, किसान ही विरोध कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल रायबरेली में देखने को मिली है। इसे देखकर हर कोई आनंद का अनुभव ले रहा है। जी हां, दरअसल कार्यालय के पीछे पड़े कूड़े कचरे वाली जमीन पर एनवायरमेंटल गार्डन बनाकर तरह तरह के सुंदर फूल और फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, जो लोगों के लिए दर्शनीय स्थल बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि कार्यालय पहुंचने से पहले बीएसए आनंद प्रकाश खुद इन पौधों की देखरेख करते हैं और उनको पानी भी देते हैं। 2-4 बार लोगों को टोकने का प्रयास भी कराया भी, परंतु माने नहीं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पर इसमें स्वच्छता अभियान चलाया और ये आया कि इसको इस प्रकार से डेवलप कर दिया जाए जिससे कि लोग स्वतः अपने आप बंद हो जाएं, गंदगी फैलाना अपने आप बंद कर दें और यहाँ भ्रमण करने के हिसाब से आएँ। उसी का परिणाम है कि यहाँ फुलवारी और पेड़ पौधे वगैरह लगा के क्यारियाँ बना के सुसज्जित किया गया, जिससे अब लोग कोई यहाँ नुकसान करने नहीं आते हैं और न ही कोई गंदगी करने आता। अब आते हैं तो भ्रमण करने आते हैं और देख के प्रसन्न होते हैं। लखनऊ के महानगर पीएसी के 32 बटालियन में यूपी पुलिस वार्षिक एथलीट प्रतियोगिता 2021 का समापन कार्यक्रम किया गया और इस अवसर पर डीजीपी एचसी अवस्थी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आपको बताते चले कि 17 से 20 मार्च तक 69वीं यूपी पुलिस वार्षिक एथलीट प्रतियोगिता की गई है और इस मौके पर डीजीपी एचसी अवस्थी ने बताया कि देश में कोरोना के चलते पुलिस विभाग में कई प्रतियोगिताएं नहीं कराई जा सकी है और पिछले साल के अपेक्षा हमारे जवानों में 5 रिकॉर्ड को तोड़ा गया है, जिसे देखकर काफी प्रसन्नता हो रही है। गत वर्ष हमारी स्पोर्ट्स की इस प्रकार की कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं हो पाए। इस बार गोल्फ की प्रतियोगिता जो भी कुछ समय पहले सीतापुर में हुई, उसके बाद ये एक सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मीट हमारी पीएसी में एथलेटिक्स की आयोजित हुई है। स्पोर्ट्स का पुलिस में बहुत महत्व रहा है हमेशा से और इससे जवानों का उत्साह तो बढ़ता ही है। ये स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया भी है। स्वस्थ कंपटीशन, स्वस्थ थिंकिंग, इस सब के लिए जरूरी है। फटी जींस पहनने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद तर्क वितर्क का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बलिया में कहा कि महिलाओं और बेटियों को मर्यादित कपड़े पहनना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जींस जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए कपड़ा शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि फटे कपड़े दरिद्रता और गरीबी की निशानी है। उन्होंने कहा कि गरीब भी फटे कपड़े सिलकर पहनता है और आज के दौर में महिलाओं को उनकी क्षमता के अनुसार अधिकार मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने दत्तात्रेय होसबाले को नया सरकार्यवाह चुना है। बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से सरकार्यवाह चुना गया है। चुनाव में सुरेश भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबाले को नया सरकार्यवाह चुना गया। जोशी इस पद पर लगातार 4 साल से कार्यकाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि हर कार्यकाल 3 साल का होता है। वैसे तो ये बैठक नागपुर में होती है, लेकिन कोविड-19 के चलते बैठक बेंगलुरु में हुई है।
अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण कार्य शुरू होते ही कृष्ण की नगरी मथुरा में भी अब भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को भव्य और दिव्य बनाने की कवायद तेज हो चली है। जहां शाही मस्जिद से कब्जा मुक्त कराने के लिए साधु संतों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसी के चलते धर्म रक्षा संघ के बैनर तले श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया है और इसमें देश के कई साधु संत और महामंडलेश्वर शामिल हुए हैं। यहाँ एक राय होकर सरकार से मांग की गई है कि राम मंदिर के बाद श्री कृष्ण भक्तों की आस्था के केंद्र मथुरा में श्री कृष्ण को भी कब्जा मुक्त करे ताकि श्री कृष्ण का बड़ा और विशाल मंदिर बनाया जा सके। संपूर्ण भारत के संत आए हुए हैं। इसमें वैष्णव, सन्यासी, सभी अखाड़ों के संत हैं और सभी धर्माचार्य हैं, सामाजिक लोग हैं और जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट में दायर की है वो लोग भी यहाँ पर हैं। सभी एकत्रित हैं और हमको उम्मीद है, हम योगी सरकार और मोदी सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारे कृष्ण जन्मभूमि के जो स्थान हैं उसको आक्रांताओं के मस्जिद से मुक्त किया जाए। कानपुर में दबंगों की तरफ से युवक की पिटाई करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पिटाई के दौरान दबंगों ने पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि युवक के पिटाई का ये वीडियो कल्याणपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दबंग युवक यूपी की योगी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों को धता बता रहे हैं। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ को लेकर मुस्तैद है। आगामी पंचायती चुनाव को लेकर चलाए गए ट्रैकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर मंडियाव पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाली भट्टी का भंडाफोड़ कर दबिश डाली है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करके 5 अवैध असलहे बरामद किए हैं, जबकि एक अपराधी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अपराधी का आपराधिक डाटा खंगालने में जुट गई है और उसके अन्य साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी नॉर्थ रईस खख्तर की तरफ से 20,000 का इनाम भी दिया गया है। लगभग अगर हम 60 का एवरेज माने तो कम से कम 300 से 400 केसेज में अवैध तमंचों की बरामदगी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं से सप्लाई हो रही है। हम लोग एक फैक्ट्री का तलाश कर रहे थे कि कहाँ से ये बनती है, तो हमारे यहाँ ये पकड़े गए हैं, लेकिन ये ग्रैंड लेवल पे भी कहीं हो सकती है। हम लोग उसका ट्रेस कर रहे हैं और जैसे मिलती है। ये अभी फैक्ट्री जो है कुछ ही दिनों से पूर्व यहाँ आए हैं, ये कमलाबाद बड़होली में, और यहाँ किराए का मकान ले करके ये दोनों लोग इसमें इसी का काम करते थे और इसको सप्लाई यहाँ करने की फिराक में थे और इनकी अरेस्टिंग इसी में की। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।